हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का सिविल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशुतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, कल से न्यूज़ चैनल पर बने हुए होंगे और रिजल्ट आप लोग को घोषित हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये जो चैनल है, ये चैनल एजुकेशनल चैनल है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ हमारे बच्चों को क्या जानना जरूरी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ेंगे। कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी। इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो पता होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है, हिंदी में बिहार विधानसभा है। क्या है ये? बिहार विधानसभा का आपको फोटो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। कभी आपको मौका मिले तो पटना आप जा रहे हो तो इस क्षेत्र की तरफ भी अगर जा रहे हो तो बिल्कुल जाइएगा और घूमिएगा इस क्षेत्र को। बिहार विधानसभा का क्षेत्र है, ठीक है ना, बिहार विधानसभा का। सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं और रिजल्ट के बाद पता चलते हैं, देखते हैं कि जो क्या हुआ, ठीक है ना। तो अगर आपको पता होगा तो बिहार के रिजल्ट में एनडीए ने सरकार बना ली है, ठीक है ना। यही हल्ला है, यही आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि एनडीए ने सरकार बना लिया, एनडीए ने सरकार बना लिया, ठीक है ना। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन या फिर महागठबंधन अलायंस, ठीक है ना। ये गठबंधन है, ठीक है ना। तो ये प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? प्री पोल अलायंस का मतलब होता है कि वैसा गठबंधन जो इलेक्शन से पहले होता है, ठीक है ना। गठबंधन जो इलेक्शन के पहले होता है, चुनाव के मतदान होने के पहले होता है, उसको प्री पोल अलायंस कहते हैं। और कुछ गठबंधन ऐसे होते हैं जो इलेक्शन के बाद होते हैं, ठीक है ना, उसको पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं, ठीक है। तो नंबर कुछ इस प्रकार से है कि बीजेपी 90, अच्छा ये रात वाला है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर एडिटेबल है। 89 सीट्स हैं, ठीक है ना। किसका? बीजेपी का कितना है? बीजेपी का 89 है, ठीक है ना। जदयू का 85 है। एलजेपी, ठीक है ना, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान जी को आप जानते होंगे, 19, और अदर्स मिला के ना, ये टोटल मिला के 202 सीट लाए हैं ये लोग। 202 सीटों पर इनका दावेदारी है। महागठबंधन, महागठबंधन में आपको पता होगा कि आरजेडी, ठीक है ना, राष्ट्रीय जनता पार्टी, ठीक है, उसके साथ साथ कांग्रेस और उसके साथ साथ अदर्स में, ठीक है ना, लेफ्ट जैसे कि सीपीआई एमएल है और सीपीआई एम है, ठीक, ये लोग मिलके इलेक्शन लड़े थे। इस इलेक्शन में सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। सरकार बन रही है मेजॉरिटी। देखिए यही बिहार विधानसभा का जो मैं फोटो दिखा रहा था, इस बिहार विधानसभा के कुल सीटें कितनी है? तो कुल सीटें है 243। कितनी सीटें हैं? 243 है। और इसमें बहुमत मेजॉरिटी लानी है तो इसका मतलब कितना होगा कि 122 सीटों पर जिसकी विजेता होगी, जिसके लोग चुन के आएंगे, वो क्या होंगे? वो बहुमत करार साबित कर लेंगे और उनका सरकार बनेगा। देखो यहाँ पर 122 लाना था और ये लोग मिला के ले आए हैं 202, ठीक है ना। तो फुल मेजॉरिटी है इनके पास, बहुत अच्छा मेजॉरिटी है। इसका मतलब है कि इसकी इनकी जो सरकार बनेगी ये अच्छी सरकार बनेगी, मतलब कि स्टेबल सरकार बनेगी, ठीक है। ये बात है। इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारी बातें हुई, उसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम लोगों के पॉइंट को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जरा देखिएगा। बिहार का इलेक्शन है, ठीक है ना। और बिहार के इलेक्शन में इस बार देखा गया है कि महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वोटिंग पार्टिसिपेशन, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार को 2 फेज में इलेक्शन हुए थे, फेज नंबर 1 एंड फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 जो इलेक्शन हुआ, इसमें महिलाओं की जो भागीदारी हुई वो लगभग 69.04%। कहने का मतलब है कि 69% महिलाओं ने वोट दिया, ठीक है ना। वहीं पर मर्दों के बारे में देखो जरा सा, मेल का कंडीशन देखो 61.56, तो 61 से 62% के बीच में मेल पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। आप वोट दे रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर फेज 2 की बात करोगे तो फेज 2 में देखो 74% महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कि महिलाएं ज्यादा वोट देने जा रही हैं एज कंपेयर टू मेल। 64%, कितना 4%? 64%। 10-10% का ऑन एवरेज गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी को सम टोटल अगर करोगे तो पूरे बिहार में जो टोटल वोटिंग का टर्नआउट रेशियो है, उसको कहते हैं वोटर्स टर्नआउट रेशियो। वोटर्स टर्नआउट रेशियो का मतलब क्या है कि कुल मतदान में कितने लोगों ने वोट दिया, तो 66%। बिहार की कुल जनसंख्या की 66% जो जनसंख्या है उन्होंने वोट दिया। 66.91, मतलब कि 67% वोटर टर्नआउट रेशियो है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ओवरऑल अगर देखोगे ये पीआईबी का है। किसका है? पीआईबी का सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट है। 66.91, मतलब कि 67% वोट लेने देने गए हैं लोग, ठीक है ना, जिसमें महिलाओं की भागीदारी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ जानने की चीज़ें हैं वो जानिए, उसके बाद वो जो स्लाइड आया था उसके बारे में जानेंगे। जब पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी आपको पता है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय राज व्यवस्था में फेडरल स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है? फेडरल स्ट्रक्चर है। इसका कहने का मतलब होता है क्या कि संघीय व्यवस्था है। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर या फिर फेडरलिज्म, जिसमें संघीय व्यवस्था, हिंदी में कहते हैं इसको क्या कहते हैं? संघीय
व्यवस्था कहते हैं। इस संघीय व्यवस्था की बात अगर करें तो भारत में देखने को मिलता है दो तरह के, ठीक है ना। पहले तो अब तो तीन तरह का है। मोस्टली केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र में सरकार बनाती है जो संसद के रूप से चलता है। कैसे चलता है? संसद की तरफ से चलता है। और दूसरा राज्य की तरफ से है, ठीक है ना, राज्य तरफ से है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं, राज्य विधानमंडल कहते हैं इंग्लिश में। पार्लियामेंट, संसद को पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधान मंडल कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, तो सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमारे पास कैसा है, हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। किस तरह के? संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं। तो केंद्र में भी संसदीय प्रणाली और राज्य में भी केंद्र संसदीय प्रणाली, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो केंद्र में दो सदन है अपने पास, द्विसदनवाद, बाइकैमरलिज्म, ठीक है ना। तो एक अपना लोकसभा और दूसरा अपना राज्यसभा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे बेसिक्स। लोकसभा निम्न सदन जिसको कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता है। उसी प्रकार से राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में दो तरह के व्यवस्थाएं हैं। कुछ राज्यों में आपको देखने को मिलता है कि द्विसदनवाद है, तो कुछ राज्यों में एक सदनवाद है, ठीक है ना। द्विसदनवाद का मतलब है कि बाइकैमरलिज्म है, कहीं कहीं पर यूनिकैमरलिज्म है। तो बिहार, जी हाँ, अपना राज्य जहाँ इलेक्शन हुआ है, यहाँ पर द्विसदनवाद है, बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म है तो एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। विधानसभा जिसको इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और विधान परिषद है जिसको इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, सदस्यों को MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के मेंबर्स को MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। और यही इसी विधानमंडल में विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है ना। यही ना हम लोग पढ़ते हैं लोकतंत्र में, ठीक है। केंद्र में संसद की अगर बात करते हैं, पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है। तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, ठीक है, बढ़िया। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं विधानमंडल की, ठीक है ना, राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर की, तो स्टेट लेजिस्लेचर में दो तरह का, विधानसभा एंड विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यही प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि लोग खुद से जाके इलेक्ट करते हैं, अपने सदस्यों को, अपने प्रतिनिधि को, अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं। तो यही इलेक्शन हुआ था मेरे बच्चे, और इस इलेक्शन में आपको एनडीए की सरकार देखने को मिल रही है, ठीक है ना। 202 सीटों पर इसने बहुमत हासिल की है, ठीक है ना। 202 सीट हासिल करके ये बहुमत हासिल कर लिए हैं, और ये आपका हो जाता है क्या, कि ये आपका हो जाता है सरकार बन जाता है, ठीक है। जब विधानसभा की बात करते हैं तो बिहार विधानसभा के बारे में आज पढ़ेंगे। बिहार विधानसभा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो कुल सीटें हैं बच्चे 243 है। कुल सीटें कितने हैं? 243 है। अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ से पॉलिटी का मेन होगा, ठीक है ना। जब भी हम लोग सरकार बनाने की बात करते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात करते हैं, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो इंडिया में, भारत में हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से उम्मीदवारों को चुनते हैं। किस माध्यम से चुनते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। इसका मतलब है कि इलेक्शन में जितने भी उम्मीदवार हैं और उन पर वोटिंग हो रही है, उनके लिए वोट किया जा रहा है, मतदान किया जा रहा है, तो जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएंगे। और इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र के एक उम्मीदवार जीत के आएंगे, और वो एक एक सीट को एक्वायर करेंगे, इसी तरीके से हर पार्टी के कुछ सदस्य चुन के आएंगे और कुछ निर्दलीय चुन के आएंगे। तो जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा, पार्टी 1 मान लेते हैं, तो पार्टी 1 में जितने भी उम्मीदवार चुन के आएंगे उतने ज़्यादा सीटें लेंगे। तो जिन पार्टी का सबसे ज़्यादा सीट होगा, और वह उस विधानसभा का, जैसे कि बिहार विधानसभा की बात करते हैं, तो बिहार विधानसभा के कुल सीट 243 कितने सीट है? कुल सीट है, टोटल सीट है। टोटल सीट का
50%, टोटल सीट का 50% प्लस 1 सीट अगर एक्वायर कर लेता है तो उसी को कहते हैं बहुमत प्राप्त कर लिया, उसी को कह देते हैं मैंडेट हो गया, उसी को कह देते हैं मेजॉरिटी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? मेजॉरिटी हो चुका है, ठीक है ना। और तब सरकार बनती है। तो 243 है तो 122 सीट चाहिए थे और एनडीए की सरकार ने 202 सीट ला दी, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट के हिसाब से ये है समझने के लिए, और रिजल्ट वो है अपना 122 लाना था, 202 ले आया, ठीक है ना। तो बिहार विधानसभा, ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि बिहार राज्य जो है, इसके जो बिहार विधान मंडल हैं, इसमें दो है, बाई कैमरलिज्म है, कहने का मतलब है द्वि सदनवाद है। तो एक बिहार विधानसभा है और एक बिहार विधान परिषद है। बिहार सभा के हम लोग कुल सीटों को देखते हैं तो कितना है, तो कुल सीटों को जब हम लोग देखते हैं तो 243 है। कितना है? 243 है। फिर उसी के बाद है बिहार विधान परिषद की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। बिहार विधान परिषद की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो उसके कुल सीट कितने हैं ये भी जान लीजिए, ताकि एग्जाम में कभी पूछ दिया जाए तो वो भी आप आसानी से बता सकते हैं। बिहार विधान मंडल में बिहार विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं। बिहार विधान परिषद की कुल सीट की जब हम लोग बात करते हैं तो कुल सीट कितना है? 75 है। कितना है? 75 कुल सीट है, ठीक है ना। 75 कुल सीट है। इसके साथ साथ आप लोग संसद के बारे में भी जानते हैं, पार्लियामेंट के बारे में भी जानते हैं, और पार्लियामेंट में भी हर स्टेट का सीट होता है। जैसे कि अगर बात करें लोकसभा में, ठीक है ना, किस में बात करें? अगर बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में बिहार का कुल सीट कितना है? तो बिहार का कुल सीट कितना है ये जान लीजिए, बिहार का, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो कुल सीट बिहार का कितना है? 40 है। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में बिहार का कुल सीट कितना है? 40 सीट बिहार के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से संसद का दूसरा सदन राज्यसभा, इस राज्यसभा में बिहार का कुल सीट कितना है? तो इसमें राज्यसभा में बिहार के लिए कितने सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 16 सीटें हैं। तो इस बात को भी आप लोग जानिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पॉलिटी में इलेक्शन जो हुआ है उसके हिसाब से हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर लिए, ठीक है। बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद की बात कर लिए। तो बिहार कैसा है? तो बिहार की पॉलिटी है द्वि सदनवाद पॉलिटी है, जिसमें बिहार विधान सभा है और बिहार विधान परिषद है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। अब आपको पता है कि मतदान हुआ है, तो मतदान का जो आपको अधिकार जो आपको मिला है, तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई है जो इसके लिए कार्य करती है। हमारे देश में इलेक्शन, मतदान, जिसको डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कहा गया है कि सबसे बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है चुनाव। क्या है? चुनाव है। और इस चुनाव के नेतृत्व के लिए, निर्देशन के लिए एक संस्था बनाई गई है जो हमारे संविधान में इसको जगह मिला है, जिसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के निर्वाचन आयोग, या फिर भारत का, या सिर्फ निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में ईसीआई, ठीक है ना। इसका नेचर या फिर इसकी प्रकृति कैसी है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि इसे संविधान में इसके बारे में व्याख्या है, संविधान की तरफ से इसको बनाया गया है। तो इसका कैसा हो जाएगा प्रकृति? तो इसका प्रकृति हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कि यह एक तरह का संवैधानिक निकाय है। कैसा है? यह एक तरह का संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। ये नेचर कभी कभी पूछ दिया जाता है जब ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहला जो बना, ठीक है ना, इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 ऑफ जनवरी 1950। सबसे पहले बार इसको गठित किया गया था वो 1950 में, और 25 जनवरी 1950 को किया गया था। जब ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो संविधान में जगह मिलेगा, तो कोई ना कोई आर्टिकल इसके लिए स्पेशलाइज्ड होगा। तो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 324, 324, जो इसके लिए बात करता है। जब पहला बार इसकी गठन 25 जनवरी को हुई, तो इसी दिन से हम लोग इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? तो नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रीय मतदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हर साल को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके कंपोजिशन, इसकी संरचना की बात करते हैं। जिस समय इसकी गठन हुई, मतलब कि 1950 में जब ये सबसे पहली बार बना, तो उस समय यह एक सदस्यीय निकाय था, मतलब कि 1 मेंबर बॉडी था, ठीक है ना। तो 1950 से लेकर 1989, 1950 से लेकर 1979 तक इसमें केवल
एक सदस्य होते थे और उसको कहा जाता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। मुख्य आयुक्त भी कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन 1989 के बाद से इसमें क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। लेकिन दो बार चेंज हुए, एक बार क्या कर दिया गया, इसके नंबर बढ़ाएं फिर घटाएं और फिर बढ़ाएं, तो वो सब नहीं है, वो सब उतना जानना जरूरी नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जान लो कि एट प्रेजेंट मतलब कि अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन जो है उसमें 3 सदस्य हैं, उसमें 3 सदस्य हैं। तो एक को कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 हैं जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो 2 हैं, ठीक है ना। तो ये मिला के कंपोजिशन कितने का है, तो अभी 3 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। इस इलेक्शन कमीशन के कुल सदस्य कितने हैं, तो 3 सदस्य हैं, ठीक है ना। तो इस बात को भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, एक पैनल है, एक सिलेक्शन कमिटी है, इस कमिटी के द्वारा जो नाम रिकमेंड होते हैं उसके बाद ही प्रेसिडेंट उसको चुनते हैं। जैसे कि देखिए सिलेक्शन के नाम पूछता है तो कहता है कि द CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी के सुझाव के अनुसार या फिर प्रस्ताव के अनुसार क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये है सिलेक्शन कमेटी। ये जो है इस सिलेक्शन कमेटी में कुछ सदस्य हैं, जैसे कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, और वही इसके चेयरपर्सन हैं, वही उसके अध्यक्ष होते हैं। किसके अध्यक्ष होते हैं, इस कमेटी के, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन आपको पता है क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो क्या है, सबसे ज्यादा दूसरा सबसे बड़ी पार्टी जो वोटिंग में, मतदान में आई है, या फिर कह सकते हो कि सरकार जो बनाई है पार्टी, उसके बाद जो पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट एक्वायर किया है, उसका जो लीडर होगा उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं। तो वो कहां से होता है, लोकसभा का होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल में लोकसभा का होगा, स्टेट में किसका होगा, स्टेट में विधान सभा का होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होंगे वो भी होंगे, साथ ही साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए ये आप लोग सुने होंगे कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, जिनको पोर्टफोलियो मिलता है, कैबिनेट मिलता है, ठीक है ना। जिनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जाता है, एक पोर्टफोलियो मिलता है अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना। तो इन सब के जो भी मिनिस्टर होंगे, लेकिन इनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जिसको जिसको चाहेंगे उसको इस कैबिनेट मिनिस्टर के मेंबर्स को अपने इस सिलेक्शन कमेटी में डाल सकते हैं। इन सभी लोगों के द्वारा नाम का रिकमेंडेशन दिया जाता है, नाम का संस्तुति दिया जाता है, और उसको फाइनली मुहर लगता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं। तो इस चुनाव के अवसर पे आप लोगों को सीखने को मिल रहा है इंडियन पॉलिटी के बारे में, स्टेट पॉलिटी के बारे में, और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जिसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इन सबसे क्वेश्चंस आपको बनने के लिए मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब है। अब आपको ये बताना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरा सा बताइएगा। होमवर्क में आप लोग थोड़ा सा गूगल सर्च भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में वीडियो में लिखिएगा कि करंट, या मतलब करेंगे प्रेजेंट, करंट नहीं लिखता हूं, प्रेजेंट लिखता हूं, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, EC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है आपको बताना है, ठीक है ना, वर्तमान में, अभी के, ठीक है। और एक बात और बताना है कि सबसे पहला बार जब इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था, तो उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस समय तो एक ही व्यक्ति हुआ करते थे, उनको ही चीफ कहा जाता था। तो बताना है कि फर्स्ट, 2 क्वेश्चन है, कि पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट में, और दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। जरा सा बताना मेरे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना, मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है। फिर अगले वीडियो में जब मैं आऊंगा तो आप लोगों को इसका आंसर भी बताऊंगा, अगर आप लोग नहीं खोज पाए, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग इसे
खोज पाएंगे, ठीक है ना। तो इस एग्जामिनेशन के लिए इस टॉपिक से जो आने वाले संभावित क्वेश्चन थे या फिर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपको जानना जरूरी था वो इतना ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पीएचडी नहीं करना है, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, कंसर्न रखना है अपने सिलेबस को और सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।